240 पे कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को रोक दिया, वो तो 400 पार की बातें कर रहे थे। किसने रोक दिया? सर वो गठबंधन तो मजबूत है सर, अभी भी किसने? उनका गठबंधन मजबूत है सर अभी। अरे एक बात बताइए मुझे, गठबंधन अकालियों से, सुनिए, गठबंधन अकालियों से था, बर्बाद हो गए। जेडीयू से था, बर्बाद। जेडीएस से था, बर्बाद। सर जेडीयू लेके उनको पूरी पार्टी सत्ता में सब उन्होंने अपने में मिला लिए, सब मिला लिया, मतलब जो बड़ी मछली है सब मिला लिया उन्होंने। एक कांग्रेस पार्टी और नेहरू जी ऐसे थे जिन्होंने लोकतंत्र के अंदर लोकतंत्र की शाखाओं को मजबूत करने का काम किया। कांग्रेस के जमाने में समाजवादी पार्टी बनी, बहुजन समाज पार्टी बनी, समता पार्टी बनी, जनता दल बना, टीएमसी बनी और एनसीपी बनी, तमाम पार्टियां बनी। किसके जमाने में बनी? आरएलडी बनी। हाँ। क्या कांग्रेस पार्टी की सरकार जब थी, क्या कांग्रेस पार्टी ने इन पार्टियों को बर्बाद करने का काम किया? क्या आज बंगाल में देख लीजिए, 20 सांसद तोड़ लिए, 60 उनके विधायक तोड़ लिए। क्या जरूरत है भैया आपको? अरे आपकी सरकार बन गई, उनको उनकी विपक्ष को मजबूत रहने दीजिए ना। जनता की हक की आवाज को भी आप सुनिए। नमस्कार, मैं आपके साथ राज सिंह भाटिया। आप देख रहे हैं राज न्यूज एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट। जैसे आपको पता है कि हम नए नए मुद्दे उठाने की कोशिश करते हैं और नए नए जो सेलिब्रिटी होते हैं, जो नेता होते हैं, उनसे मिलाने की कोशिश करते हैं। अभी हम हैं बिसरक में हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ है दीपक भाटी चोटीवाला जी, जो 2022 का उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा था कांग्रेस के सीट से, दादरी से, और अभी वर्तमान में वो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं गौतम बुद्ध नगर के। सर आपका पहले तो हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद राज सिंह जी, थैंक यू। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का पूरे देश में पूरा हर्षोल्लास से उत्सव मनाया जा रहा है। उत्सव भी कहेंगे क्योंकि उन्होंने आज सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री रहने का एक ख्याति की है। माने जवाहरलाल नेहरू जी रहे थे 4398 दिन, आज उनका जो डे बाय डे है वो 4399 दिन है, जबकि इनका 12 साल है, उनकी 16 साल का कार्यकाल रहा है, और वो बीच बीच में ब्रेक रहा उनका, जैसे भी रहेगा, तो डे बाय कम है। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे सर? देखिए, नरेंद्र मोदी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, पिछले 12 साल से हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि नेहरू जी से स्वयं की तुलना करके जी अपने मुंह मियां पिट्ठू बनने से कुछ नहीं होगा। नेहरू बनने के लिए उनको देश की आजादी के आंदोलन में जो यातनाएं नेहरू जी ने झेली, लगभग 10 साल के आसपास वो जेल में रहे, उसको महसूस करना पड़ेगा, उस प्रताड़ना को महसूस करना पड़ेगा। 1947 में टुकड़ों में बटा हुआ देश, 500 से ज्यादा रियासतें हमारे देश के अंदर थीं, उस बात को महसूस करना पड़ेगा। उसके बाद इस देश के अंदर भूखी प्यासी जनता थी, फटेहाल दम तोड़ता हुआ किसान था जी, पहनने को कपड़ा नहीं था, हाथ को काम नहीं था जी, और बहुत मुफलिसी और बहुत गरीबी थी। उसको भी नरेंद्र मोदी जी को महसूस करना पड़ेगा। देश की जनता क्या कह रही है? देश की जनता क्या कह रही है? देश की जनता कह रही है कि मोदी जी हमें क्षमा करो और आप अब विदा ले लो। क्यों कह रही है? उज्ज्वला योजना में जो इन्होंने फ्री सिलेंडर किए थे, पहले 12, फिर 9 से अब घटा के कर दिए कम। 450 का सिलेंडर आता था, 1100 पार कर गया है। जो कमर्शियल सिलेंडर है, जो होटल में बाहर जाके खाना खाते हैं, जो छोटे ठेली पटरी वाले जो सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, उसकी कीमत में बेतहाशा वृद्धि हो गई है। जो डीजल पेट्रोल 50-60 रुपए मिलता था, 100 क्रॉस कर गया है। इस देश के अंदर जो डॉलर उस समय था, जब प्रधानमंत्री कहते थे कि देश के प्रधानमंत्री की गरिमा ज्यादा गिर रही है कि रुपया ज्यादा गिर रहा है, तो आज तो 95 चला गया। अब वो बता दे हमें कि भाई वो तो वैश्विक लड़ाई चल रही है, इसमें बहुत दिक्कतें चल रही है, सबको ये है वो है, सब ये बताने की कोशिश करते हैं सब जनता को, जनता समझ जाती है उनकी बात को। आपकी बात क्यों नहीं समझ पाती है सर? समझती है ना, क्यों नहीं समझती? केरल में सरकार नहीं बनी तो केरला में हमारी सरकार नहीं बनी क्या भाई साहब? क्या तेलंगाना इस देश का हिस्सा नहीं है क्या? क्या हिमाचल प्रदेश का अमेरिका में है क्या? सरकार अपने क्या कर्नाटक में लेके जो कर्नाटक रशिया का हिस्सा है क्या भाई साहब? गठबंधन क्या कांग्रेस पार्टी के 100 सांसद लोकसभा में नहीं है क्या? जी, सख्ती बरती जानी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। लेकिन ये बहुत आसान तरीका है कि अपराधी को पकड़ लो, पकड़ के उसको गोली मार दो। इनकों पे सवाल उठ रहे हैं। बेहतर होगा कि संविधान में और भारतीय जो कानून है उसमें जिस तरीके से एक अपराधी को
उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए जिम्मेदार ठहरवाना, जी, फिर माननीय न्यायालय के द्वारा उसको उसके किए का दंड दिलवाना। अगर आप में काबिलियत है तो वो रास्ता अपनाइए। जी, आपको चार्जशीट बनानी पड़ेगी, उसमें गवाह पेश कराने पड़ेंगे, प्रॉपर उसमें फील्ड वर्क करना पड़ेगा, केस डायरी बनानी पड़ेगी। तो ये बहुत आसान काम है पुलिस के लिए भी कि सारा काम कुछ करना ही नहीं है, आप जाकर के मार दो किसी को उठा के और उसको मार। अगर किसी ने अपराध किया है उसको किए की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन आप उसको जाकर के सीधा मार दो। किसी के मकान पे मान लो बुलडोजर चला दो, मान लो एक परिवार है, पिता के 3 बेटे हैं, एक अपराधी है, तो बाकी 2 भाइयों की, उसके पिता की, उसकी बहनों की, उसकी माँ की क्या गलती है भाई? सही बात है। एक मकान बनाने में जिंदगी गुजर जाती है, जिंदगी गुजर जाती है ना, और उजाड़ने में 1 मिनट लगता है। इतनी हाय आपने ले ली है, इतनी हाय आपने ले ली है भाई, अंत में भगवान को तो जवाब आपको देना ही। कि लोनी को लेके ओमकार का मर्डर कर दिया गया, उसके बाद उसकी डेड बॉडी ले गए, उसी गांव का नंदकिशोर गुर्जर है जो विधायक, जो बीजेपी के विधायक हैं, और आज तक बॉडी नहीं मिली। आज 10 दिन हो चुके हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे कि आप भी ये क्या? देखिए, हमारी तो शोक संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ हैं और बहुत विभत्स घटना है, बहुत दुखद घटना है। इसका पटाक्षेप तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन उसके लिए अपराधियों की धरपकड़ के लिए और सब चीजों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उनका विधायक का खुद का गांव होने के बावजूद इतना धरना, इतना प्रदर्शन, इतना आंदोलन, और बाहर से भी बहुत सारे समाज सेवी और राजनीतिक लोगों ने वहां जाकर के पीड़ित परिवार के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त की, सरकार पे प्रेशर बढ़ा, तब जाकर के उस घटना का पटाक्षेप हुआ। लेकिन कितनी दुखद घटना है कि ओमकार जी के जो छोटे भाई हैं उनको इतना सदमा लगा कि उनकी हृदयघात होने से उनकी डेथ हो गई। उस परिवार पर दोहरा जो वज्र टूटा है कि परिवार के 2 सदस्य, और बहुत दुख की बात है कि अपराधी आपने कुछ पकड़ लिए हैं, कुछ को आप पकड़ने वाले हैं, लेकिन उनकी जो डेड बॉडी है वो अभी तक नहीं मिली है। अरे नहर में फेंकी है तो नहर का पानी बंद करवाओ भैया। आपके पास गोताखोर हैं, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, उनको लगा करके कम से कम उस परिवार को सांत्वना तो दो जी। जिस परिवार ने 15 दिन के अंदर अंदर अपने परिवार के 2 महत्वपूर्ण सदस्यों को खो दिया है जी। तो मैं समझता हूं सिस्टम का फेलियर है और सिस्टम की उदासीनता है। भारतीय जनता पार्टी के एमएलए का गांव है और एकदम मुखर विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर जी। मैं समझता हूं कि हालांकि घटना कहीं भी घटे, किसी भी गांव में, किसी भी मोहल्ले में, वो हर एक घटना महत्वपूर्ण होती है। हर एक घटना का तय समय में पटाक्षेप हो जाना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एमएलए के गांव में घटना हो गई और उसमें इतना लंबा लगा है, तो मैं समझता हूं कि कानून व्यवस्था की जो स्थिति है उत्तर प्रदेश के अंदर वो सही नहीं है। मेरे खुद के जिले में साकीपुर में मर्डर हो जाता है, वैदपुरा में मर्डर हो जाता है, सैंथली में मर्डर हो जाता है, जलपुरा में मर्डर हो जाता है, सिरसा में मर्डर हो जाता है, उधर बनवारीवास में मर्डर हो जाता है। तो मतलब आप इसको मैं क्या कहूं, मैं आप बताओ। इसके ऊपर मैं राजनीति नहीं करना चाहता, क्योंकि पीड़ित परिवारों के साथ हमारी शोक संवेदनाएं हैं, लेकिन सरकार को संवेदनशील होना पड़ेगा। बड़बोलेपन से और ये कि बुलडोजर हो जाएगा, अपराधी कांप जाएंगे और वो बिलों में घुस जाएंगे और वो ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ये सब चीजों का कोई फायदा नहीं। उसके बाद दीपक जी आपसे बात करना चाहूंगा कि भी हम यूपी पे आते हैं। यूपी 2027 में अभी रन है, जो कि आप बोला कि हम जीतेंगे सब एक साथ जो गठबंधन है करके, और आप भी विधानसभा 2022 में लड़े, तो आपकी तैयारी क्या रहेगी और क्या पूरा आपका जो गठबंधन है उसमें? गठबंधन की बात तो लखनऊ में बैठे हमारे नेता करेंगे और दिल्ली में बैठे हमारे नेता करेंगे। मैं उस बात को करने के लिए इंटाइटल्ड नहीं हूँ, अधिकृत नहीं हूँ, पहली बात। जहां तक विधानसभा चुनाव की तैयारी की बात है जी। मैं यहाँ जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ। जनपद गौतम बुद्ध नगर में 3 विधानसभाएं हैं। तीनों विधानसभाओं में दमदारी से हमारे पास प्रत्याशी जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र में कई प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के पास हैं। सारे हमारे कार्यकर्ता जो चुनाव लड़ना चाहते हैं मैदान में डट करके बूथ लेवल पर तैयारी कर रहे हैं। एसआईआर के बाद वोटर लिस्टों का सत्यापन चल रहा है जिले के अंदर। कल हमारी उसके संबंध में एक बैठक भी है। तो पार्टी 3 सीटों पर हम चाहते हैं कि गौतम बुद्ध नगर के अंदर गठबंधन उत्तर प्रदेश में हमारा समाजवादी पार्टी से होगा। ये
ये नेतृत्व तय करेगा। जी। लेकिन किसी भी स्थिति में गठबंधन होगा तो भी, और यदि नहीं होगा तो भी गौतम बुद्ध नगर की तीनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी की पुख्ता दावेदारी है, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। मेरे वो जो कार्य क्षेत्र है ना, और मेरे जो विचार क्षेत्र है, मायावती जी आएंगी नहीं आएंगी, समाजवादी से गठबंधन होगा नहीं होगा, वो मेरे कार्य क्षेत्र का और मेरे उसका मामला नहीं है। वो आप लखनऊ और दिल्ली में जो हमारे सम्मानित नेता हैं उनसे आप पूछिए। बतौर यहाँ कांग्रेस पार्टी का कप्तान इस जिले के अंदर हमारी पूरी तैयारी है। हम यहाँ हर हालत में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे और जनता तैयार है। 27 पूरे मजबूती से लड़ोगे। बहुत मजबूत। कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता तथ्यात्मक रूप से, ईमानदारी से, फैक्ट्स के साथ बात करते हैं, चर्चा करते हैं। और आप नेहरू जी का कार्यकाल उठा लीजिए, मोदी जी का उठा लीजिए। नेहरू जी ने बनाया IIM, नेहरू जी ने बनाया IIT, नेहरू जी ने बनाया UPSC, नेहरू जी ने बनाया एम्स, नेहरू जी ने बनाया भाखड़ा नांगल बांध। नेहरू जी ने क्या कुछ नहीं किया इस देश के लिए। आपने क्या बनाया भाई साहब? आपने बनाया उत्तर प्रदेश में 7 हवाई अड्डे जिसमें 6 बंद पड़े, है ना। जनता आपने बनाए हैं देश के 800 850 के आसपास जो जिले हैं उनमें हर जिले में बीजेपी के शानदार 5 स्टार टाइप कार्यालय। आपने बनाए हैं MLA चोरी करके और सांसद चोरी करके भारतीय जनता पार्टी की सरकारें। आपने ये बनाया है। नेहरू जी ने क्या बनाया? नेहरू जी ने इस देश के में लोकतंत्र की भावनाओं को, लोकतंत्र को प्रतिस्थापित किया। नेहरू जी ने इस देश के अंदर जो रियासतें थी उनका एकीकरण किया और एक राष्ट्र बनाया। नेहरू जी ने इस देश में संविधान लागू कराया जिस संविधान से ये देश आज भी चलता है, आगे भी हजारों वर्षों तक वो संविधान प्रासंगिक रहेगा और उसी से ये देश चलेगा। तो नेहरू जी ने वो किया जो मोदी जी कभी सपने में भी नहीं मोदी जी सपने में सोचते हैं कि किस तरीके से कौन सी मस्जिद को तुड़वा करके, कौन से मंदिर को इधर करके, कौन से भगवान का प्रचार करके मुझे चुनाव जीतना। देखो भैया, बीजेपी तो ये कह रही कि बंगाल जो हराया वो राहुल ना रहा है, कि ममता को टारगेट किया है। देखिए मेरी बात सुनिए आप। चुनाव कांग्रेस पार्टी कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है क्या? कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक दल है। जी। राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। जी पक्का। कांग्रेस पार्टी के साथ यदि कोई दूसरी पार्टी इत्तेफाक नहीं रख रही है तो क्या कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ना बंद कर देगी क्या? नहीं। क्या कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी क्या? लड़ेगी ना। क्यों नहीं लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। अधिकार आपका, बिल्कुल अधिकार है जी। यदि हमारे जो अलायंस पार्टनर्स हैं उनको लगता है कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ कंफर्टेबल नहीं है, हमारे भरसक प्रयास करने के बाद भी वो हमारे साथ मिलकर के चुनाव में नहीं जाना चाहते हैं, तो कोई तकलीफ नहीं है। चुनाव तो हम लड़ेंगे ना, और हमने लड़ा, दमदारी से लड़ा। लेकिन तो आपको क्यों टारगेट कर देंगे? भाई राहुल गांधी ने खतरा राहुल गांधी से है ना। हमें टारगेट इसलिए किया गया है कि खतरा राहुल गांधी से है। इसको 80 के आसपास परीक्षाएं हुए जिनके परिचय या तो आउट हो गए हैं या जो दोषपूर्ण तरीके से परीक्षाएं हुई हैं। तो चुनाव तो चोरी करके आप जीतते रहे हो, लेकिन जिससे देश का भविष्य बनेगा, जिससे इस देश में आगे मजबूत नींव रखी जानी है, जिन नौनिहालों के माध्यम से उनके भविष्य की चिंता आपको नहीं है, तो मैं नहीं समझता कि मोदी जी ने बहुत कुछ खास इस देश को अविस्मरणीय या ऐतिहासिक तथ्यात्मक रूप से दिया है, सिवाय नाकामी, बेरोजगारी, सांप्रदायिक दंगे, सांप्रदायिक हिंसा, हिंदू मुसलमान, कब्रिस्तान शमशान। इसके अलावा मैं समझता नहीं मोदी जी ने कुछ दिया है। सर आप मैं नहीं समझता कि मोदी जी अपने मुंह मियां मिट्ठू बने। बीजेपी खूब देश की जनता के पैसे में आग लगा करके खूब उत्सव मनाए। एक तरफ कह रहे हैं कि देश में सोना मत खरीदो, पेट्रोल डीजल कम जलाओ, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि बीजेपी के तमाम नेता कार्यकर्ता मंदिरों में जाकर के मोदी जी के लिए पूजा पाठ करेंगे, उनके लिए उत्सव मनाएंगे। मना रहे पूरे तो ये दो मुही बातें ना इस देश की जनता ने स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना बंद कर दिया है। मोदी जी का जहां तक सवाल है, जो प्रसंग आपने कहा कि चांदी की चम्मच, मैं ये कह रहा हूं कि जिस प्रकार का देश, विकासशील देश, विकास के पथ पर निरंतर प्रगति करता देश, सामाजिक सौहार्द और सामाजिक ताने बाने को आगे बढ़ाता हुआ देश मोदी जी को मिला था,
ना वैसा देश नेहरू जी को मिला, ना इंदिरा जी को मिला, ना शास्त्री जी को मिला, ना राजीव जी को मिला, ना किसी और प्रधानमंत्री को मिला। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 12 सालों में जी इस देश के किसानों की आय दुगनी करने की बात करी थी। दुगनी तो हुई नहीं, देश के किसान को बर्बाद कर दिया। जी सालाना करोड़ों रोजगार देने की बात इस देश के आम नौजवानों को कही थी। वो नौजवान आज दर दर भटक रहा है और जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं सरकारी नौकरी के लिए, उन परीक्षाओं के पर्चे आउट हो जा रहे हैं। जी और यदि नरेंद्र मोदी जी इस बात को महसूस कर पाते हैं तो मैं समझता हूं कि उनका 12 साल का कार्यकाल ये एस्टेब्लिश होता है। और नेहरू जी को दिनों के मामले में पछाड़ने के लिए उनको 2031 तक इस देश का प्रधानमंत्री, यदि दिनों की बात करनी है, ऐसी ऊंची बातें हम तो कभी करते नहीं हैं, जी लेकिन अगर दिनों की ही बात करनी है तो 2031 तक नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री रहना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है। राहुल जी ने कहा है ना कि 1 साल के अंदर अंदर मोदी जी छोड़ देंगे और देश से माफी मांगेंगे। जिस तरीके से देश की दुर्गति उन्होंने हर एक मोर्चे पर कर दी है, तो मैं नहीं समझता कि मोदी जी अपने मुंह मियां मिट्ठू बने। बीजेपी खूब देश की जनता के पैसे में आग लगा करके खूब उत्सव मनाए। एक तरफ कह रहे हैं कि देश में सोना मत खरीदो, पेट्रोल डीजल कम जलाओ, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि बीजेपी के तमाम नेता कार्यकर्ता मंदिरों में जाकर के मोदी जी के लिए पूजा पाठ करेंगे, उनके लिए उत्सव मनाएंगे। मना रहे पूरे तो ये दो मुही बातें ना इस देश की जनता ने स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना बंद कर दिया है जी। है ना। तो वो उत्सव मनाना चाहे मनाए, ना मनाना चाहे ना मनाए, जो भी करें, लेकिन नेहरू जी से बराबरी करना ये उनके बस की बात नहीं। तो कहीं ऐसा तो नहीं सर, कहते कि चांदी की चम्मच लेके, जैसे कि बोले रईस घर में बच्चा पैदा होता है, कहते चांदी की चम्मच लेके पैदा हुआ है। तो वो ये कि जो नेहरू जी ने देश को आगे लेकर आए, जेल में रहे, उसके बाद मोदी जी को 2014 में उनको सत्ता लगी, उसके बाद से दिन पे दिन मतलब चांदी की चम्मच से वो खाना खाए जा रहे हैं, सब कुछ करे जा रहे हैं। देखिए, चांदी की चम्मच तो मैं ये कहूंगा कि चांदी की चम्मच लेकर के तो सही मायनों में पंडित जवाहरलाल नेहरू पैदा हुए थे इस देश के अंदर जी। लेकिन इस शाश्वत सत्य को कौन बदल सकता है कि जब अंग्रेजों से संघर्ष आजादी का चल रहा था और देश के क्रांतिकारी अहिंसावादी लोग संघर्ष देश की आजादी के लिए कर रहे थे, तो नेहरू परिवार ही अकेला ऐसा परिवार आज तक इस देश के अंदर है जिन्होंने इस देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। सारी संपत्ति, घर, मकान, दुकान, पैसा सब इस देश की आजादी के आंदोलन में लगा दिया था। मोदी जी का जहां तक सवाल है, जो प्रसंग आपने कहा कि चांदी की चम्मच, मैं ये कह रहा हूं कि जिस प्रकार का देश, विकासशील देश, विकास के पथ पर निरंतर प्रगति करता देश, सामाजिक सौहार्द और सामाजिक ताने बाने को आगे बढ़ाता हुआ देश मोदी जी को मिला था, ना वैसा देश नेहरू जी को मिला, ना इंदिरा जी को मिला, ना शास्त्री जी को मिला, ना राजीव जी को मिला, ना किसी और प्रधानमंत्री को मिला। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 12 सालों में जी इस देश के किसानों की आय दुगनी करने की बात करी थी। दुगनी तो हुई नहीं, देश के किसान को बर्बाद कर दिया जी। सालाना करोड़ों रोजगार देने की बात इस देश के आम नौजवानों को कही थी। वो नौजवान आज दर दर भटक रहा है और जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं सरकारी नौकरी के लिए, उन परीक्षाओं के पर्चे आउट हो जा रहे हैं। उसके बाद आर्थिक मोर्चे पर आज कितने शर्म की बात है कि 150 करोड़ की आबादी वाला देश, अपने पड़ोसी देश जिसको हमारे देश ने आजाद करवाया, बांग्लादेश, पर कैपिटा इनकम जो होती है, प्रति व्यक्ति जो आय होती है, उसमें भारत से ज्यादा उस देश में आय है। तो ये बहुत शर्मनाक बात है। और विदेश नीति, पॉपुलेशन का फर्क भी दो सर, उनकी पॉपुलेशन कितनी है, हमारी कितनी है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है तो क्या हमारे देश को ज्यादा तरक्की करने का अधिकार नहीं है? क्या हमारे देश को विकास में किसी से पिछड़ने का प्रमाण पत्र किसी दूसरे देश से लेना पड़ेगा कि उनकी आबादी कम है तो वो आगे बढ़ेंगे, हमारी आबादी ज्यादा है तो हम पिछड़े रहेंगे? सरकार की नीतियां तय करती हैं कि हम आगे बढ़ेंगे, हम पीछे घटेंगे। तो सरकार की नीतियों ने तय कर लिया बीते 12 वर्षों में। नोटबंदी मोदी जी ने की, उससे कितना काला धन आया ये मोदी जी को
देश की जनता को बताना चाहिए। उस समय तो कह रहे थे जिस चौराहे पे मिलोगे उसी चौराहे पे आप मुझे खड़ा कर लेना और वहीं आप जो सजा दोगे मंजूर है मुझे। तो आप बताइए क्या किया मोदी जी ने। तो 12 साल में बेरोजगारी की बात हो, कृषि क्षेत्र की बात हो, महंगाई की बात हो, आपकी सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की बात हो, चीन से चुनौती मिल रही है, पाकिस्तान दुनिया में चौधरी बन रहा है, मोदी जी आसाम बंगाल में वोट मांग की बात करते हो बार बार, चीन का चीन में कुछ नहीं हुआ है, हमारी जमीन इन्होंने कभी कब्जा ही है ना कुछ है, और राहुल जी को बार बार संसद में उनके कहने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। जनरल नरवाणे जी की जो किताब है उस किताब ने इस सरकार की पोल खोल के रख दी है। चाहे अब नरवाणे जी अपनी किताब का बचाव करें, चाहे सरकार अपने शब्दों का बचाव करे, अपनी नीतियों का बचाव करे, लेकिन इस देश को बर्बाद करने में वैश्विक मोर्चे पर चीन की बात चलो थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं जी। आप सोचिए कि जिस समय दुनिया के अंदर बड़ा संकट, बड़े युद्ध लड़े जा रहे हैं जी, उस संकट के समय में एक भूखमरी वाला देश, एक आतंकवादी देश, वो दुनिया में चौधरी बन रहा है और शांति समझौते करवा रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? हमारे प्रधानमंत्री आसाम में, बंगाल में वोट मांगते फिर रहे हैं। तो 12 साल में इस देश के प्रधानमंत्री ना दिख करके वो प्रचार मंत्री के तौर पर, चुनाव मंत्री के तौर पर दिखाई दिए हैं। और बहुत शर्मनाक बात है कि देश के अंदर पंचायत के चुनाव और नगर निगम के चुनाव में भी प्रधानमंत्री वोट मांगते दिखे हैं और उदाहरण देते दिखे हैं जी, कि देखिए बीजेपी कैसे जीती है। अरे भाई साहब, लगभग 75 के आसपास चुनाव आपने जीते हैं बीते 12 सालों में जी। आपने किन हथकंडों को अपना करके जीते हैं, किस तरीके से आपने वोट चोरी की है, ये जग जाहिर हो चुका है। किस तरीके से आपने संवैधानिक संस्थाओं को पंगु बना करके, अपने जाल में फंसा करके, अपने राजनीतिक फायदे के लिए उनको इस्तेमाल किया है, ये जग जाहिर हो चुका है। लेकिन 75 चुनाव आपने जीत लिए, लेकिन 80 परीक्षाएं लगभग जो पर्चे आउट हुए हैं, नीट की बात हो, 2 बार गड़बड़ी उसमें हो गई है जो जनता के सामने आई है। सीयूईटी का अभी पर्चा आप एग्जाम सही समय पर नहीं करा पाए, आपको टालना पड़ा। उसके बाद सीबीएसई का ऑन स्क्रीन मार्किंग जो आपने की है, उसमें लाखों बच्चों ने रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया है। आप 80 लगभग 80 के आसपास परीक्षाएं हुए जिनके पर्चे या तो आउट हो गए हैं या जो दोषपूर्ण तरीके से परीक्षाएं हुई हैं। तो चुनाव तो चोरी करके आप जीतते रहे हो, लेकिन जिससे देश का भविष्य बनेगा, जिससे इस देश में आगे मजबूत नींव रखी जानी है, जिन नौनिहालों के माध्यम से उनके भविष्य की चिंता आपको नहीं है, तो मैं नहीं समझता कि मोदी जी ने बहुत कुछ खास इस देश को अविस्मरणीय या ऐतिहासिक तथ्यात्मक रूप से दिया है, सिवाय नाकामी, बेरोजगारी, सांप्रदायिक दंगे, सांप्रदायिक हिंसा, हिंदू मुसलमान, कब्रिस्तान शमशान। इसके अलावा मैं समझता नहीं मोदी जी ने कुछ दिया है। सर, आप इस पे विपक्ष में आप मजबूत हो सर, आप क्यों सवाल उठाते हो, क्यों जनता को समझा पाते हो? अब तो वो आर्मी से भी कह रही है जो पेपर है हम आर्मी की लेके आएगी पेपर, उसे कराएंगे, और वही आर्मी 4 साल की उन्होंने कर दी है। तो उसमें आप कैसे क्या कहना चाहोगे सर? आप क्यों नहीं समझा पाते जनता को? लगातार जनता लगातार समझ रही है। हम जनता को समझाने का, जनता को बताने का अपनी तरफ से भरसक प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी लगातार, चाहे वो कोविड की बात हो, चाहे वो अग्निवीर की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, विदेश नीति की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, संविधान पर हमले की बात हो, लोकतंत्र को बर्बाद करने की बात हो, ऐसा कोई विषय नहीं है जिसको राहुल गांधी जी ने संसद के अंदर और संसद के बाहर उठाया नहीं है। राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर तो सर हम लोगों ने मैं बता रहा हूं आपको, आप फ्री और फेयर चुनाव कराइए ना। आप बंगाल में चुनाव लड़ते हो, करोड़ों लोगों के वोट काट देते हो। आप दूसरे प्रदेशों में चुनाव लड़ते हो, आप लाखों लाख वोट बीजेपी बंगाल जो हराया है वो राहुल ने हराया कि ममता को टारगेट किया है। देखिए मेरी बात सुनिए आप, चुनाव कांग्रेस पार्टी कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है क्या? कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक दल है, जी, राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, जी, पक्का। कांग्रेस पार्टी के साथ यदि कोई दूसरी पार्टी इत्तेफाक नहीं रख रही है तो क्या कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ना बंद कर देगी क्या?
नहीं, क्या कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी? क्या लड़ेगी ना? लड़ेगी। क्यों नहीं लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे, अधिकार है आपका। बिल्कुल अधिकार है जी। यदि हमारे जो अलायंस पार्टनर्स हैं उनको लगता है कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ कंफर्टेबल नहीं है, हमारे भरसक प्रयास करने के बाद भी वो हमारे साथ मिलकर के चुनाव में नहीं जाना चाहते हैं, तो कोई तकलीफ नहीं है। चुनाव तो हम लड़ेंगे ना, और हमने लड़ा, दमदारी से लड़ा। लेकिन तो आपको क्यों टारगेट कर देंगे कि भाई राहुल गांधी ने खतरा राहुल गांधी से है ना, हमें टारगेट इसलिए किया गया है कि खतरा राहुल गांधी से है। अच्छा। इस देश के अंदर विपक्ष को एक छत के फूट डालबाजी करो, विपक्ष को एक छत के नीचे एक छत के नीचे, एक झंडे के नीचे, एक अम्ब्रेला के नीचे, गठबंधन के नीचे, इंडिया गठबंधन के अंदर अगर कोई एक व्यक्ति ने इकट्ठा किया है तो राहुल गांधी जी हैं। लगातार उन्होंने प्रयास किया है। 23-24 दलों की कल हमारी परसों मीटिंग हुई है जिसमें सारे नेता उसमें शामिल हुए हैं। तो बिल्कुल राहुल गांधी जी लीड कर रहे हैं, और राहुल गांधी जी से अब सोचिए कि मोदी जी इस देश के अंदर कहीं भी जाएं, वहां कोसते कांग्रेस को ही है। क्यों भैया? भाई जहां जिस हिस्से में जा रहे हो वहां जो पार्टी लीड कर रही है, जो पार्टी मुख्य मुकाबले में है, करो ना उसको। वो तो ये कहते कि नेहरू जी देश को बर्बाद कर गए, कि जो समझौते किए हैं, जो पाकिस्तान समझौता है, जो है सारे जमीन का लेके पानी का है, सब नेहरू जी ने गड़बड़ किया सारा। अब नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं उसका जवाब देने के लिए मैं तो बैठा नहीं हूँ। आप और समझाना होगा। नहीं, आपको पहले से लगा रहे सर वो। नहीं। नरेंद्र मोदी के जवाब या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के नेताओं के सवालों के जवाब देने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता नहीं बैठे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता, सर आपको कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, सुनिए मेरी बात, आप कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता तथ्यात्मक रूप से, ईमानदारी से, फैक्ट्स के साथ बात करते हैं, चर्चा करते हैं। और आप नेहरू जी का कार्यकाल उठा लीजिए, मोदी जी का उठा लीजिए। नेहरू जी ने बनाया IIM, नेहरू जी ने बनाया IIT, नेहरू जी ने बनाया UPSC, नेहरू जी ने बनाया एम्स, नेहरू जी ने बनाया भाखड़ा नांगल बांध। नेहरू जी ने क्या कुछ नहीं किया इस देश के लिए। आपने क्या बनाया भाई साहब? आपने बनाया उत्तर प्रदेश में 7 हवाई अड्डे जिसमें 6 बंद पड़े, है ना? जनता आपने बनाए हैं देश के 800 850 के आसपास जो जिले हैं उनमें हर जिले में बीजेपी के शानदार 5 स्टार टाइप कार्यालय। आपने बनाए हैं MLA चोरी करके और सांसद चोरी करके भारतीय जनता पार्टी की सरकारें। आपने ये बनाया है। नेहरू जी ने क्या बनाया? नेहरू जी ने इस देश के में लोकतंत्र की भावना को, लोकतंत्र को प्रतिस्थापित किया। नेहरू जी ने इस देश के अंदर जो रियासतें थी उनका एकीकरण किया और एक राष्ट्र बनाया। नेहरू जी ने इस देश में संविधान लागू कराया जिस संविधान से ये देश आज भी चलता है, आगे भी हजारों वर्षों तक वो संविधान प्रासंगिक रहेगा और उसी से ये देश चलेगा। तो नेहरू जी ने वो किया जो मोदी जी कभी सपने में भी नहीं मोदी जी सपने में सोचते हैं कि किस तरीके से कौन सी मस्जिद को तुड़वा करके, कौन से मंदिर को इधर करके, कौन से भगवान का प्रचार करके मुझे चुनाव जीतना। देखो भैया, हम सनातनी लोग हैं, जाति धर्म की बात नहीं करते हैं, विविधता धर्म के सबको राशन देते हैं, शौचालय सबके बना रहे हैं, हम सबको किसान निधि दे रहे हैं सर। सारी देश की जनता क्या कह रही है? देश की जनता क्या कह रही है? देश की जनता कह रही है कि मोदी जी हमें क्षमा करो और आप अब विदा ले लो। क्यों कह रही है? उज्ज्वला योजना में जो इन्होंने फ्री सिलेंडर किए थे पहले 12, फिर 9 से अब घटा के कर दिए कम। 450 का सिलेंडर आता था, 1100 पार कर गया है। जो कमर्शियल सिलेंडर है, जो होटल में बाहर जाके खाना खाते हैं, जो छोटे ठेली पटरी वाले जो सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, उसकी कीमत में बेतहाशा वृद्धि हो गई है। जो डीजल पेट्रोल 50-60 रुपए मिलता था 100 क्रॉस कर गया है। इस देश के अंदर जो डॉलर उस समय था जब प्रधानमंत्री कहते थे कि देश के प्रधानमंत्री की गरिमा ज्यादा गिर रही है कि रुपया ज्यादा गिर रहा है, तो आज तो 95 चला गया। अब वो बता दे हमें कि भाई वो तो वैश्विक लड़ाई चल रही है, इसमें बहुत दिक्कतें चल रही है, सबको ये है वो है, सब ये बताने की कोशिश करते हैं, सब जनता को, जनता समझ जाती है उनकी बात को। आपकी बात क्यों नहीं समझ पाती है सर? समझती है ना, क्यों नहीं समझती? केरल में सरकार नहीं बनी तो केरला में हमारी सरकार नहीं बनी क्या भाई साहब? क्या तेलंगाना इस देश का हिस्सा नहीं है क्या? क्या हिमाचल प्रदेश का अमेरिका में है क्या? सरकार अपने क्या कर्नाटक में लेके जो कर्नाटक रशिया का हिस्सा है क्या भाई साहब? गठबंधन के क्या कांग्रेस पार्टी के 100 सांसद लोकसभा में नहीं है क्या? क्या कांग्रेस पार्टी के विदेश में चुनाव लड़ा कांग्रेस ने क्या? नहीं है।
240 पे कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को रोक दिया, वो तो 400 पार की बातें कर रहे थे, किसने रोक दिया? सर वो गठबंधन तो मजबूत है सर अभी भी। किसने? उनका गठबंधन मजबूत है सर अभी। अरे एक बात बताइए मुझे, गठबंधन अकालियों से, सुनिए, गठबंधन अकालियों से था, बर्बाद हो गए। जेडीयू से था, बर्बाद। जेडीएस से था, बर्बाद। सर जेडीयू लेके उनको पूरी पार्टी सत्ता में सब उन्होंने अपने में मिला लिए हैं, सब मिला लिया, मतलब जो बड़ी मछली है सब मिला लिया उन्होंने। ये कांग्रेस पार्टी और नेहरू जी ऐसे थे जिन्होंने लोकतंत्र के अंदर लोकतंत्र की शाखाओं को मजबूत करने का काम किया। कांग्रेस के जमाने में समाजवादी पार्टी बनी, बहुजन समाज पार्टी बनी, समता पार्टी बनी, जनता दल बना, टीएमसी बनी और एनसीपी बनी, तमाम पार्टियां बनी। किसके जमाने में बनी? आरएलडी बनी। हाँ। क्या कांग्रेस पार्टी की सरकार जब थी, क्या कांग्रेस पार्टी ने इन पार्टियों को बर्बाद करने का काम किया? क्या आज बंगाल में देख लीजिए, 20 सांसद तोड़ लिए, 60 उनके विधायक तोड़ लिए। क्या जरूरत है भैया आपको? अरे आपकी सरकार बन गई, उनको उनकी विपक्ष को मजबूत रहने दीजिए ना आप। जनता की हक की आवाज को भी आप सुनिए, जनता क्या कह रही है। जनता ये कह रही है मोदी जी अब विदा ले लो, टाइम पूरा हो गया। सर तो वो भी तो कहते हैं कि ईडी सीबीआई के प्रयोग आप पहले किया, ईडी सीबीआई शॉर्ट किया, आपने भी यूज किया, आज वो कर रहे तो आपको दर्द लग रहा है। हमने कहा किया? बताओ ना किसमें किया? मोदी जी ने खुद बोला है कि जो सारे मोदी जी क्या भगवान, पुरानी वीडियो उनकी सारी, मोदी जी क्या भगवान जी के अवतार है क्या? वीडियो तो उनकी ये भी है कि वो कहते थे देश के अंदर कि भाई कांग्रेस पार्टी, जो ये डॉलर वाली मैंने बात बताई है, वो कहते थे ना, वो ये भी कहते थे कि वो कहते थे कि जब मेरी सरकार बन जाएगी, ये डीजल पेट्रोल में जो है बहुत मंदा दे दूंगा, खाने पीने की जो चीजें बहुत सस्ती हो जाएंगी, है ना, सब कुछ फ्री में लगभग मिलेगा, 2-2 करोड़ रोजगार मिल जाएंगे, 15-15 लाख रुपए खाते। मैंने कहा था ये राहुल गांधी ने कहा था। किसने कहा था? राहुल मोदी जी ने कहा था ना। तो पूछ लो उनसे जाकर के कि भाई कहाँ है वो, है जुमले जो सेना थी हमारी, उसको बर्बाद कर दिया। 4 साल में लोगों को नौकरी मिलेगी सर उसमें, फिर उसके बाद क्या करेंगे भाई साहब? वो सर युवा रहेगा उनको और भी नौकरी मिल जाएगी बाद में। देखिए ये बात जनता को समझाना चाहिए, बात की गंभीर, हम जनता को समझा रहे हैं, हम लगातार समझा रहे हैं। अच्छा। कोई हमारे पास कैप्सूल तो है नहीं भैया कि हर सबके हाथ पे रख दिया और भैया ये जीप पे रखो और पानी पी लो। हम अपना काम कर रहे हैं, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर हम अपना काम कर रहे हैं, जनता अपना काम कर रही है। जनता आने वाले समय में जो भी चुनाव होंगे, उत्तर प्रदेश के चुनाव से शुरुआत हो जाएगी, जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेगी। और मेरा तो मानना यह है कि मोदी जी जब प्रधानमंत्री न रहें तो एक बार 5 साल तक थोड़ी उम्र उनकी बढ़ जाएगी, लेकिन विपक्ष में भी रहने का काम करें। जरा देखें कि कांग्रेस पार्टी की जब सरकार होगी, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी हमारे नेता जब प्रदेश के प्रधानमंत्री होंगे, तो किस तरीके से संसद को चलाते हैं, किस तरीके का व्यवहार उनका रहेगा मोदी जी के साथ। हम इतने अकर्मण्य या इतने अत्याचारी नहीं हैं जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता, जितने बड़बोले भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। हम वैसे नहीं है, हम तो महात्मा गांधी की पार्टी के, महात्मा गांधी जी की विचारधारा से ओतप्रोत राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, उस पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। हमारे भाषा में, हमारी कथनी में, हमारी करनी में कभी कोई अंतर नहीं मिलने वाला है। हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। क्वेश्चन रहेगा कि सर जीरो टॉलरेंस को लेके कि मानिए उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, आप भी गौतम बुद्ध नगर से हो, तो कहते हैं कि भाई अगर यहाँ अपराधी कुछ करेगा तो अगले चौराहे पर उसकी मौत खड़ी है और रोज एनकाउंटर हो रहे हैं। तो आपने देखा कि भाई अभी खोड़ा में हुआ, एक और हुआ, फिर एक ओमकार जी हैं, ओमकार हैं वहां से गनौली गांव के, आज तक उनकी बॉडी नहीं मिली है, 3 आरोपी अभी फरार हैं। तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे सर? देखिए मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अगर काबिलियत प्रशासन के अंदर है जी, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है, पुलिस के अंदर है, सरकार के अंदर है जी, तो आप अपराधियों को पकड़िए। अपराधियों के खिलाफ किसी तरह की भी लीनियंसी, किसी भी तरह का जो वो है वो नहीं बरती जानी चाहिए जी, सख्ती बरती जानी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। लेकिन ये बहुत आसान तरीका है कि अपराधी को पकड़ लो, पकड़ के उसको गोली मार दो। एनकाउंटर पे सवाल उठ रहे हैं भाई। बेहतर होगा कि संविधान में और भारतीय जो कानून है उसमें जिस तरीके से एक अपराधी को उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए जिम्मेदार ठहरवाना, फिर माननीय न्यायालय के द्वारा उसको उसके किए का दंड दिलवाना। अगर आप में काबिलियत है तो वो रास्ता अपनाइए जी। आपको चार्जशीट बनानी पड़ेगी, उसमें गवाह पेश कराने पड़ेंगे, प्रॉपर उसमें फील्ड वर्क करना पड़ेगा, केस डायरी बनानी पड़ेगी।
तो ये बहुत आसान काम है पुलिस के लिए भी कि सारा काम कुछ करना ही नहीं है, आप जाकर के मार दो किसी को उठा के और उसको मार दो। अगर किसी ने अपराध किया है उसको किए की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन आप उसको जाकर के सीधा मार दो किसी के मकान पे। मान लो बुलडोजर चला दो, मान लो एक परिवार है, पिता के 3 बेटे हैं, एक अपराधी है, तो बाकी 2 भाइयों की, उसके पिता की, उसकी बहनों की, उसकी माँ की क्या गलती है भाई? सही बात है। एक मकान बनाने में जिंदगी गुजर जाती है, जिंदगी गुजर जाती है ना, और उजाड़ने में 1 मिनट लगता है। इतनी हाय आपने ले ली है, इतनी हाय आपने ले ली है भाई, अंत में भगवान को तो जवाब आपको देना ही पड़ेगा ना जाकर के। और ये बात तब कह रहा हूं मैं जब आप पूरे जीवन यदि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहोगे या पावर में रहोगे, लेकिन हमेशा पावर में तो कोई रहता नहीं है। क्या होगा तब जब आप सत्ता में नहीं रहोगे? तो क्या आपके विरोधी लोग आपके द्वारा किए गए अनैतिक कार्यों का जवाब आपसे मांगेंगे नहीं क्या? तो मेरी तो सलाह ये है, अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उस पे जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, लेकिन उसको महिमा मंडित करोगे कि किसी की टांग में गोली मार दोगे, किसी के सिर में गोली मार दोगे। बेहतर होगा कि आप फेयर और फ्री ट्रायल आप कराएं, अपराधियों को सजा दिलवाएं। पहले भी उत्तर प्रदेश था, पहले भी कानून का राज था, पहले भी अपराधियों को सजा मिलती थी। ये जेल अभी योगी जी के जमाने में नहीं बनी है। ये पुलिस वाले जितने भी गोलियां मार रहे हैं, एनकाउंटर कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के डीजीपी से लेकर के तमाम जो पुलिस के हमारे आला अधिकारी हैं, ये आज ही भर्ती थोड़ी हुए हैं। इनको पुलिसिंग का बहुत अनुभव है, बहुत अनुभवी लोग हैं। ये राजनीतिक वक्तव्य है। भारतीय पुलिस सेवा के जो भी अधिकारी हैं जो उत्तर प्रदेश में पदस्थ हैं, उनमें से मैं नहीं समझता कोई भी अधिकारी ये कहेगा कि हमें छूट नहीं मिलती थी। छूट क्या मिलनी, छूट क्या चाहते हैं आपकी? आप किसी की हत्या कर देंगे जाकर के? भाई छूट, भाई छूट क्या चाहते हैं? आप ये छूट चाहते हैं कि आप किसी की हत्या कर दो? तो मैं नहीं समझता किसी अधिकारी ने ये कहा होगा। और ऐसी ऐसी छूट किसी को दी भी नहीं जानी चाहिए कि जाके किसी को आप मार दो। अपराध किया है, सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सजा दिलाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपनी काबिलियत दिखानी पड़ेगी। दिखाइए, कौन मना कर रहा है? आपने बहुत मेहनत करी है, सिविल सेवा परीक्षा पास की है, आपने ट्रेनिंग ली है, भारत सरकार ने आप पे बहुत इन्वेस्ट किया है। एक चीज और पूछना चाहूंगा कि भाई एक ही लाइन होती है पुलिस की, जैसे कि पुलिस कहती है वो मुठभेड़ होती है, मुठभेड़ बात बोलती है, वहां से निकले, रोकने की कोशिश उन्होंने किया, उसके बाद उन्होंने फायरिंग की हम पे, तो उसके बाद हमने जवाबी फायरिंग की। मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, मेरा ये काम तो है नहीं कि पुलिस ने क्या छोरी घड़ी और मैं उस पर क्या जवाब दूं, मेरा काम नहीं है। मोटा मोटी जो बात थी मैंने आपको बता दी कि यदि पुलिस के अंदर, प्रशासन के अंदर, शासन के अंदर काबिलियत है तो आप फ्री और फेयर ट्रायल कराइए। अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, लेकिन अपराधी को भारत का संविधान है और भारत में न्याय विधान है, उसके आधार पर आप गिरफ्तार करिए, उसको जेल भेजिए और दोषी को आप कराइए। और जो वास्तव में आपको मारना चाहता है, आपको प्रहार करना चाहता है, उसके खिलाफ आपने जैसा व्यवहार करना करिए। लेकिन मैं समझता हूं कि लोगों को पकड़ करके गोली मार देना, फिर उनको जेल भेज देना या उनको एनकाउंटर बता देना, मैं नहीं समझता ये सही बात है। क्योंकि मानवीय संवेदनाओं का भी ध्यान रखिए। आप न्यायाधिकारी नहीं हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा इस दुनिया के अंदर। दुनिया से आप चले जाओगे अपनी उम्र पूरी करके, तो ऊपर जो वाला जवाब मांगेगा कि भाई आप थोड़ी न्यायाधीश थे, आपने किसी को क्यों मार दिया? ये जवाब तो देना पड़ेगा ना। अमर नहीं है कोई भी, है ना, अमर कोई नहीं है। सबको भगवान को जवाब देना है, एक उम्र पूरी करके भगवान के पास जाना है। सत्ता किसी के पास हमेशा नहीं रहती, है ना। कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक इस देश में राज किया, आज 12 साल से विपक्ष में है ना। हम संघर्ष कर रहे हैं, तो आपको भी विपक्ष में जाना है। तो जवाब तो विपक्ष और सरकार के बीच के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि दुश्मनी जम के करो, दुश्मनी जम के करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे कि जब आप विपक्ष में चले जाएं सत्ता से, तो आप शर्मिंदा ना हो, आपको शर्मिंदगी ना झेलनी पड़े, आपको ऊंचा नीचा ना देखना पड़े। ऐसा व्यवहार आप विपक्ष के साथ करिए। धन्यवाद। तो यही कहना अध्यक्ष साहब के कि ऐसा व्यवहार आप करिए जिससे कि आगे जाके आपको शर्मिंदा ना होना पड़े। ऐसी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। अपनी राय जरूर दें हमें, जो हम आपको दिखा रहे हैं वो देश के लिए और समाज के लिए सही है या गलत है। सभी का धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी दूसरे सदस्य के साथ, बने रहिए हमारे साथ। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।